Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS, myself Love Shukla. How are you all? I hope all of you are doing very well and your preparation is going very well. Okay, so जो आज का जो सेशन रहेगा पंजाब पटवारी का पॉलिटी में, उसमें हम डिस्कस पॉलिटी करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट सेशन रहा था, जो इससे पहले जो हमने सेशन जनरल स्टडी से रिलेटेड जो डिस्कस किया था, उसमें हमने हिस्ट्री जो थी वो डिस्कस की थी। ठीक है, तो आप सबको जैसे जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो अभी तक आपको पता लग गया होगा। जो अगर किसी जो बच्चे हमारे साथ आज न्यूली ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वो जो लास्ट की जो वीडियोस है प्लीज़ वो देखिए, सो डैट एक जो पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है, जिस पैटर्न पे जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो क्लियर हो सके। क्यों? बिकॉज उसको क्लियर किए बिना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो रहती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो चलिए जो हमारा आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीएस पॉलिटी, जीएस के अंदर जनरल स्टडीज़ के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है वो पॉलिटी का सेक्शन रहता है, जो इसके अंदर हम आज जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने आज के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में, जो हमारा जो पूरा का पूरा जो सेशन रहते हैं एमसीक्यू फॉर्म के थ्रू, जो हम अपना जो रिवीजन है क्रैश कोर्स की वो कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया तो जल्दी से आंसर कीजिए। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट टाइम किस एक्ट के थ्रू जो था वो लाया गया था। आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, और जो जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेवलपमेंट रही है उसके ना डिफरेंट एक्ट्स आए हैं, चार्टर एक्ट्स आए हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल के एक्ट्स आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आए हैं। तो फर्स्ट टाइम किस एक्ट के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर का जो प्रोविजंस थे वो फर्स्ट टाइम जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज एक्ट ऑफ 1909, सेकंड एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन थर्ड इज एक्ट ऑफ 1935 एंड ऑप्शन 4 इज एक्ट ऑफ 1947। सो हरी अप, आंसर कीजिए जल्दी से कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। एक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पंजाब के जो आपको पटवारी के अलावा भी जो भी जिस भी तरीके के जो एग्ज़ाम रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में स्पेशलिस्ट पंजाब के लिए, तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। चलिए इससे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Who among the following was not a member of Constituent Assembly established in July 1946? कि इनमें से कौन सा जो मेंबर नहीं था, नोट लिखा है, तो आपको इस चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि मेंबर था या नहीं था। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सो यू शुड नॉट कंफ्यूज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आपको जो है बहुत निगरानी के साथ जो है आपको जो है पूछा गया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो उसमें थोड़ा सा प्रेशराइज होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको जो है ये इस तरह से नोट को जो है वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि जो इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था। ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन इज़ के.एम. मुंशी, थर्ड ऑप्शन इज़ महात्मा गांधी एंड ऑप्शन 4 इज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो जल्दी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महात्मा गांधी जो थे वो उस वक्त जो उसके मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी जी। और पाकिस्तान की जो एक साथ में जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो आपको ये दो मेंबर्स, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मे बी आपको वो महात्मा गांधी जी का नाम दे देंगे या मोहम्मद अली जिन्ना जी का नाम दे देंगे। तो ये दोनों के दोनों जो थे वो मेंबर नहीं थे। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो जो डिफरेंट कमेटीज़ थी, ठीक है, उनके भी आपको प्रेसिडेंट्स के नाम पता होने चाहिए, जो कि हम आगे सेशन में भी डिस्कस करेंगे। बट आप अपने एंड पे भी आप जो है जो रिसर्च वर्क करते रहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, एज यू ऑल नो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। जो हमारा इतना फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना रिजिड फ्लेक्सिबल, और जो जिस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस को वो पावर्स प्रोवाइड करता है, और
और इतनी बड़ी जो डाइवर्स कंट्री को अभी तक 50 साल के बाद भी साथ लेकर के चल रहा है, ठीक है, 1947 से लेकर अभी तक जो 70 साल जो है वो हो चुके हैं, 72-73 ईयर्स जो थे वो हो चुके हैं। तो उसके बावजूद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो वो किसकी देन है? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी की ही देन है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसको कब अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सेकंड इज 26 जनवरी 1949, ऑप्शन थर्ड इज 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन फोर्थ इज 31 दिसंबर 1949। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इनफैक्ट जो आपके जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है PPSC के एग्ज़ाम में भी जो स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज 26 जैन 1950। तो 26 जन 1950 को जो था अडोप्ट किया गया था, कम इनटू अफेक्ट जो था वो आया था, जो पर इसको इनैक्ट और अडोप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो डेट जो थी 26 जनवरी 1950 की वो इसीलिए रखी गई थी कि क्योंकि आपको पता होगा कि जो लाहौर रेजोल्यूशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 के अंदर, ठीक है, 28 जनवरी जब भी जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसके अंदर जो थी डेट जो थी वो 26 जनवरी को जो था वो फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की जो डिक्लेरेशन थी वो उसके अकॉर्डिंग लाहौर रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग की गई थी। तो उसी केस को ध्यान में रखते हुए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हो चुका था, बट वो अफेक्ट में कब आया था? 26 जैन 1950। तो आपको ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि अडॉप्ट कब किया गया और अफेक्ट में कब आया। तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और अफेक्ट में कब आया? 26 जैन 1950 को, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक क्यों है, गणतंत्र क्यों है इंडिया जो है, ठीक है। फर्स्ट इज इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकेंड ऑप्शन इट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑप्शन थर्ड इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, एंड ऑप्शन फोर इज ऑल ऑफ दिस। कि इंडिया जो है वो गणतंत्र या रिपब्लिक क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री इसमें डेमोक्रेसी है जो, या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड किया जाता है डेफिनेट पीरियड के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, बिकॉज इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज कि जो इसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली जो था, बट इन केस ऑफ इंडिया इलेक्ट तो होता है बट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। आपको पता होगा कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन जो होता है वो होता तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के थ्रू ही आते हैं, बट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली इन द वे कि आप जो है जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल है हिंदुस्तान के जो सिटीज़न है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या राज्यसभा के मेंबर हो, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर भी जो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो उनके थ्रू जो था जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया है वो रिपब्लिक है इनडायरेक्ट के, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बिकॉज इंडिया से रिपब्लिक, इंडिया इलेक्ट्स इट्स सुप्रीम हेड, क्योंकि इंडिया जो अपना सुप्रीम हेड को इलेक्ट करते हैं। और डेफिनेशन क्या होती है रिपब्लिक की? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल हुम दे रिप्रेजेंट, ठीक है। कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, जो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब जो भी लोकसभा या राज्यसभा में जो
जो भी MPs MLAs स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, विधान परिषद में हों, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे अकॉर्डिंग ही इनेक्ट इंटाइटल होते हैं कि जो हमारे बिहाफ पे वो हमारे को रूल करते हैं, ठीक है। तो जैसे लिंकन साहब ने बोला था डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थी, जो लिंकन साहब के थ्रू थी कि रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि इनमें से कौन है जो फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन 1 इज राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन 2 इज राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन 3 इज राइट टू फ्रीडम एंड ऑप्शन 4 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जल्दी से आंसर कीजिए। फंडामेंटल राइट आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है, सभी को अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। जब भी कोई किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो सब जने बोलते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं या नहीं है, बट एक्चुअल में उनको पूरा किस की फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ उनकी ड्यूटीज़ भी आती हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट्स में होते हैं, बट उनको इसके बारे में खबर नहीं होती। तो आपको अब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट है या कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ठीक है, इफेक्ट में आया, उस समय तो फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के थ्रू जो था वो प्रोवाइड जो सिटीज़न को राइट प्रोवाइड करता था। बट जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो था फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको वहाँ से निकाल करके उसको लीगल राइट बना दिया गया, उसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट के अंदर जो होता है कि वो फंडामेंटली आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपसे किसी भी तरीके से अलाइनेबल नहीं रहते इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर आपको कोई भी लगेगा कि आपको वो राइट जो है आपसे लिया जा रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जो लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जो है जो आपको बेसिक जो रेमेडीज़ है पहले आपको वो क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको जो है पता होना चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो रिसोर्स है आपको वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे इसमें 44th अमेंडमेंट, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू जो था वो डिलीट किया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट, या किस ईयर में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, आपको ध्यान में रखना है। आपको ये जो क्वेश्चन है आपको इसको ऐसा क्वेश्चन ना लेकर के इसको एज आ इंफॉर्मेशन या इसको एज आ रिसोर्स लेकर के चलना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कि जो फंडामेंटल राइट्स तो जो हैं हमारे मूलभूत अधिकार जो हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में हमें मिलते हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, ऑप्शन 2 इज़ यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 3 इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड ऑप्शन 4 इज़ कनाडा। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है हर एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे DPSP हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, गवर्नर है, रूल ऑफ लॉ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पटवारी या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन भी साथ साथ अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारा जो सेशन रहा था उसके अंदर मैंने वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी के एग्ज़ाम में, वो भी डिस्कस किए गए थे। जो आप बच्चे आज जो न्यूली ज्वाइन आज सेशन में जो आज आए हैं तो प्लीज़ आप जो है वो जो लास्ट के जो 2 सेशन जो 3 सेशन रहे हैं प्लीज़ आप वो देख करके आइए, सो डैट आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन
जो है ये अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको कुछ गेन हो रहा है, तो प्लीज़ आप सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो फर्स्ट टाइम जो था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट टाइम जो थे वो फंडामेंटल राइट जो थे फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे? वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, ठीक है। उसके बाद ही जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स का जो ये प्रोविजंस थे, ठीक है, जो इंस्पिरेशन थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही मिली है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आंसर कीजिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन, कि जो इशू पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिट इशू करने की, जैसे भी मैंने आपको बात करी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको जो है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, बट क्या आप उनके पास ही जा सकते हैं? किस रिट के अकॉर्डिंग कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं कि वो किस कोर्ट के लिए होती हैं, हाई कोर्ट के लिए होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए होती हैं, या दोनों कोर्ट्स के लिए होती हैं, या उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट अलोन, ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट अलोन। ऑप्शन थर्ड इज बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड ऑप्शन फोर्थ इज ऑल कोर्ट्स डाउन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सभी कोर्ट्स डाउन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे अभी हम डिस्कस किया था हमने कि जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर जो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और आर्टिकल 26 के अंदर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपको साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, प्लीज़ जब भी आप ऐसा सेशन होता है, मेरा सेशन होता है या अभिपीडिया का कोई भी सेशन होता है, तो प्लीज़ आप एक नोटबुक साथ लेकर के बैठा कीजिए, एक नोटबुक और पेन, बिकॉज इस इन्फॉर्मेशन के अलावा जो भी गाइड है, एक्चुअली हम सभी टीचर नहीं हैं, हम जब जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर तो हम अपने आप को मानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको गाइड करते हैं उसमें आपको साथ साथ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वो मिलती है। तो प्लीज़ आप जो है वो नोटबुक पे नोट कर कीजिए, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही जो है पावर्स होती हैं रिट इशू करने की, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के अंडर। तो 5 टाइप्स की ऑफ रिट्स रहती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप की रिट्स कौन कौन सी रहती हैं आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो आर्टिकल 13 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी अगर लॉ इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन है, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जो है इनेक्ट करने में या उसके प्रोविजंस को यूज़ करने में उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो और हाई कोर्ट है उसको जो राइट्स हैं उसको इलीगल बोल सकते हैं, ठीक है, उसको वॉइड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो दोनों के पास इस तरह की पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पता होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भी लाया गया था 2016 में पहले लाया गया था, फिर बाद में उसे 2019 में जो है लाया गया, उसकी वजह से पूरे ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू शुड नो अबाउट कि हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो योर फर्स्ट बाय बर्थ, हेरिडेटरी, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, सेकेंड इज 1, 2 and 3, थर्ड इज 2 and 3 एंड ऑप्शन 4 इज 4, 2 and 3। तो लेट्स हरी अप, जल्दी से आंसर कीजिए कि किस मोड्स के थ्रू जो थी वो सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की एक्वायर की जा सकती है। तो आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप आर्टिकल्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है, 1, 2 एंड 3। बाय बर्थ, बाय हेरिडेटरी एंड बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो एनी पर्सन जो इंडिया में बोर्न हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद या उसी दिन, ठीक है, और 1986 का जो एक्ट है उससे पहले, तो इंडिया की जो है बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय एप्लीकेशन और बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, अंडर सेक्शन जो 5 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसके थ्रू जो है वो सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। बट वो जो पर्सन है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो 10 दिसंबर 92 और सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ़ देयर फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, कि जो 10 दिसंबर 1992 से पहले और 26 जनवरी से 50 के बीच में जो पर्सन्स को सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उनके जो डिसेंडेंट हैं, ठीक है, अगर उसके फादर जो हैं वो उस टाइम पर इंडिया के सिटीजन्स रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ पार्ट 1, ऑप्शन 2 इज़ पार्ट 3, ऑप्शन 3 इज़ पार्ट 4 एंड ऑप्शन 4 इज़ पार्ट 5। तो जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर क्विकली, कि विच पार्ट की कौन सा पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है, DPSP से, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन 1 इज़ पार्ट 1, ऑप्शन 2 इज़ पार्ट 3, ऑप्शन 3 इज़ पार्ट 4 एंड ऑप्शन 4 इज़ पार्ट 5। चलिए सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पार्ट 4, ठीक है। जो पार्ट 4 है, ठीक है, जो पार्ट 3 रहेगा वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रहेगा, और जो पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप, जैसे हमने बात करी, ठीक है। और जो पार्ट 1 रहेगा वो रहेगा इंडिया एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड, और पार्ट 4 किससे रिलेटेड रहेगा, DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो भी आप लॉज और पॉलिसीज़ जो हैं वो आप फ्रेम करें, ठीक है, वो आपको जो ये पॉलिसीज़ जो रहेंगी इसको ध्यान में रख कर के ही आपको आपके जो लॉज रहेंगे, जो आपकी पॉलिसीज़ रहेंगी उसको फ्रेम करना पड़ेगा। और ये कौन से पार्ट के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में मैंशनड है, इट इज़ मैंशनड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फोर विद गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि इनमें से कौन जो है वो गार्जियन है इंडियन के, जो इंडियंस के जो फंडामेंटल राइट है उसका। ऑप्शन 1 इज़ लेजिस्लेचर, ऑप्शन 2 इज़ एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन 3 इज़ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑप्शन 4 इज़ जुडिशरीज। इनडायरेक्ट वे में जो है बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो अभी हम जो है इसको इनडायरेक्ट वे में ही जो अभी डिस्कस करके हटे हैं, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आप इसका जो आंसर है वो आप जल्दी से दे सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन 1 इज़ लेजिस्लेचर, ठीक है, ऑप्शन B इज़ एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन 3 इज़ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑप्शन 4 इज़ जुडिशरी। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जुडिशरी। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को जो है जब भी किसी का भी फंडामेंटल राइट्स जो को छीना जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जब भी वो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट रहेंगी वो रिट्स के थ्रू जो है फंडामेंटल राइट को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। द राइट टू मूव ऑफ द टू द कोर्ट फॉर सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट इज वेरी वैल्यूएबल राइट ऑफ द पीपल, ठीक है। सिटीजन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट फॉर गेटिंग द फंडामेंटल राइट एनफोर्स्ड इन पावर द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर दिस पर्पस। तो अभी हम जैसे मैंने आपको बोला था कि हम इंडायरेक्टली जो आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप जो है उसका क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे कि गार्जियन को होना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जुडिशरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी है,
इनमें से कौन से आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के को डील करता है? ऑप्शन 1 इज आर्टिकल 39C, सेकंड इज 51A, थर्ड इज 29B एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंट आपके राइट्स के साथ साथ, ठीक है, आपके जो भी राइट्स के साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज़ भी जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं कि आपको जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसे जो है राइट्स जो हैं वो आपको ड्यूटीज़ को साथ में ध्यान में रखते हुए ही आप जो अपने राइट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है वो दिए गए हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन 1 इज़ आर्टिकल 39C, ऑप्शन सेकंड इज़ आर्टिकल 51A, ऑप्शन थर्ड इज़ आर्टिकल 29B एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सेकंड 51A, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो था आर्टिकल 51A और पार्ट 4A, आपको ये भी याद रखना, पार्ट 4A जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया था और साथ साथ आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया था आर्टिकल जो अमेंडमेंट एक्ट था 42nd का 1976 के बाद 6 के अंदर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, उसके अंदर जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो था वो प्रावधान जो थे, प्रोविज़न थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। सॉरी। और साथ ही साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिंस जब फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसको इनेक्ट जब वो फोर्स में आया था, इफेक्ट में आया था, उस टाइम पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। वो मे भी आपको स्टेटमेंट के बेस पे दे सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रोविजंस है वो सिंस फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो स्टेटमेंट रहेगी वो रॉन्ग हो जाएगी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कब लेकर के आई गई थी? वो लेकर के आई गई थी 1976 में आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर एडिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी डिस्कस करके आते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऑप्शन 1 इज़ 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन सेकंड इज़ 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन थर्ड इज़ 42nd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ 44th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है बहुत सारे जो है पटवारी के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी एग्जाम जो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो पूछे गए था, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल का, उसमें जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड पॉलिटिक्स अगर पॉलिटिकल सेक्शन है तो उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिल ही जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आप देख लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो रहेगा वो 42nd अमेंडमेंट जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सोरेन सिंह कमेटी, ठीक है। अब ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोरेन सिंह कमेटी का जो गठन था वो किया गया था 1976 के अंदर, जिसके बाद जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कमेटीज़ के नेम भी आपको जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सोरेन सिंह कमेटी, आपको ये कमेटी का नाम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सोरेन सिंह कमेटी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेकुलर स्टेट इज़ वन विच, एक धर्मनिरपेक्ष जो स्टेट है, जो राज्य है, ठीक है। राज्य स्टेट का मतलब जो पंजाब स्टेट ऐसे स्टेट नहीं है, इंडिया इज़ अ स्टेट, ओके। तो आपको ये पूरा का पूरा इंडिया को एज ए स्टेट बोल रहा है कि इंडिया का जो सेकुलर स्टेट है वो कौन सी है। वो स्टेट जिसका कोई अपना रिलीजन ना हो, ठीक है, वो रिलीजियस हो, ठीक है, वो किसी धर्म में मानती ही ना हो, ठीक है। थर्ड इज़ एंटी रिलीजन हो, कि रिलीजन के खिलाफ हो, और टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ द पीपल, या जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसको कंसिडर करती हो। तो जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, सेकेंड इज़ इररिलीजियस, थर्ड इज़ एंटी रिलीजन एंड फोर्थ इज़ टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ द पीपल। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। A secular state is concept of secularism whereby a state or country purpose to be officially neutral। ऑफिशियली देखो यहाँ पर जो
पॉइंट जो वर्ड का जो यूज़ किया गया, ऑफिशियली न्यूट्रल मैटर ऑफ रिलीजन सपोर्टिंग नाइदर रिलीजन नॉर इरिलीजन, ठीक है, किसी भी रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करते। और सेकुलर स्टेट आल्सो क्लेम टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली, जो भी उसके सिटीजन रहेंगे उसको इक्वली ट्रीट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एंड क्लेम्स टू अवॉइड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए किसी भी जो कि चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हो, तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो वो सेकुलर स्टेट होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिट्स आर इशूड बाय, ये रिट्स को इशू कौन करता है? तो ये हमारे आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद जो हमारा अपना जो सेशन है उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कर दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी डिस्कस करके हटे हैं, अभी अभी डिस्कस किया कि रिट्स को इशू कौन करता है। इंडायरेक्ट वे में क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन 1 इज़ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 2 इज़ हाई कोर्ट, ऑप्शन 3 इज़ द प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन 4 इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों अब जो करेक्ट आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है। जो रिट्स है वो आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, 226 के अंदर हाई कोर्ट जो है वो रिट्स को इशू कर सकता है। जब भी किसी को फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो 5 टाइप के जो रिट्स रहती हैं वो फर्स्ट टाइप ऑफ सीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्जरी। तो ये 5 टाइप्स की जो रिट्स रहती हैं इसको भी हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे, जब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में, तो इसको रिट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो हमारा आज का सेशन है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेगी। तो प्लीज़ शेयर द सेशन एज मच एज़ पॉसिबल, और आपको अगर कुछ नॉलेजेबल, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़ सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।